ऐड करती हूँ कि जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स की भी, तो औरतों के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो शर्त लगाती हूँ मैं, आई वॉच फॉर इट अगेन, कि अब तक मुझे लगता है किसी को पता होगा कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं जब पेरेंट्स हयात हैं और जब पेरेंट्स हयात नहीं है, और अगर वो अकलौती बहन है या एक से ज़ायद बहनें हैं, या अगर उसका कोई भाई नहीं है और अगर एक से ज़ायद भाई हैं, इतने राइट्स हैं और इतनी आसानी हुई हुई है, लेकिन हमारा माशरा ना तो एक्सेप्ट करता है ना तो उस औरत को पसंद करता है जो अपने, अगर तो उसको अवेयरनेस है तो अगर अपनी जायदाद में से हिस्सा मांग ले। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि औरतों के जायदाद में हिस्सा है, कितना है, कैसे है? देखिए, दो तरह की जो है वो इसमें आपने प्रोपोजिशन को कंस्ट्रू करना है। जब एक खातून एक बीवी है तो उसका तो स्ट्रेट अवे 1/8 जो है वो राइट बनता है। अच्छा, जब वो एक बेटी है तो वो 1/4 बनता है, और जो बेटा है वो 1/2 बनता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की एक नाल प्रॉपर्टी है, चलें इसको मॉनिटरी टर्म्स में जो है वो देख लें, तो आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बेसिस पे जो हमारा इनहेरिटेंस लॉ है उसने जो भी किसी का राइट है वो स्ट्रेट अवे उसके टेबल्स बना के रख दिए हैं। यहाँ पे देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम, यू नो, आई मीन विच वी आर फोरसीइंग, यू नो, इन आवर कोर्ट्स, कि एक प्रपोजल आया रिसेंटली कि जहाँ पे कहा गया कि आपको इनहेरिटेंस में जब आप जाते हैं और क्लेम करते हैं अदालतों में जाके, आपको 2 तरह की पिटिशंस फाइल करनी पड़ती हैं जब कोई शख्स फौत हो जाए। अच्छा, पहली ये चीज़ जो है वो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझ लेना चाहिए। अगर मेरी प्रॉपर्टी की कोई ओनरशिप है मेरी ज़िंदगी में, और अगर मैं उसको एक्सक्लूसिवली इंजॉय करना चाहता हूँ और मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं देना चाहता, तो वो मेरा राइट मुझसे कोई नहीं ले सकता, और उनके ऊपर मेरे जिंदा रहते हुए किसी का कोई राइट नहीं है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट, इट्स नॉट द ग्रेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम रूटीन में बच्चों पे क्या खर्च करते हैं या उनको किस तरह केयर टेक करते हैं या बेगम पे क्या खर्च करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये इनहेरिटेंस की बात हो रही है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में राइट उसी वक्त ही जो है वो इस्टेब्लिश होगा जिस वक्त के एक शख्स जिंदा नहीं रहेगा, और अब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो राइट उस वक्त ही जो है वो आपका अक्रू होगा या आप डेवलप कर सकते हैं जिनको मिलना है। उसके बाद जब मैं आपको ये प्रोसीजर की बात कर रहा था तो हम स्ट्रेट अवे कोर्ट में जाते हैं कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए एक सेपरेट पिटिशन फाइल करनी पड़ती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो है वो हमें एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एक प्लॉट भी हो सकता है, एक घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, कैश अमाउंट भी हो सकती है, बैंक अकाउंट्स में अमाउंट हो सकती है। तो सम प्रॉपर्टीज आर मूवेबल इन नेचर एंड सम प्रॉपर्टीज आर इमूवेबल इन नेचर। अब एक प्रपोजल ये आया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा था, जिसमें मेरी राय में वकीलों को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। हम छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो हमारी वकालत ख़तरे में आ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा रोज़गार जाने लगा है। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी चाहिए। नादरा का प्रपोजल ये था कि जो किसी भी फैमिली का फैमिली रजिस्ट्रेशन ट्री बना होता है, FRC जो है, जिसपे वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो फैमिली ट्री के बेसिस पे पता है किसी शख्स को, नादरा के पास डेटा है कि इस शख्स के इतनी बीवियां, 1 या 2 या 3 या 4, और उसके इतने बच्चे, हर बेगम में से 1 2 3 या 4 मर्द औरत भाई और बहन जो है वो इतने हैं। तो वो जो इनहेरिटेंस टेबल बना हुआ है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट होना है, बोथ इन मूवेबल प्रॉपर्टी टर्म्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो शेयर्स बनते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफर किया जाए। लेकिन चूंकि हमारे वकला जो हैं उनकी वकालत खतरे में आ जाती है और वो बाज़िद है कि नहीं, ये प्रोसेस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो जाके होगा। देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस अपार्ट, बट जनरली मेरी राय में 90% ऐसे हमारी सोसाइटी में इनहेरिटेंस के केसेस हैं जिनको विदाउट गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ वैसे ही सेटल हो जाना चाहिए, वैसे ही सेटल हो जाना चाहिए। और अदालत में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जहां पे कोई बहुत ही बड़ा फैक्चुअल डिस्प्यूट अराइज आउट हो जाए, जहां पे कोई हम प्रॉपर्टी के पीछे जो है हमारी मेजॉरिटी अदालतों में जो लिटिगेशन है उसमें जो बहुत बड़ा चंक है लिटिगेशन का, चाहे वो लड़ाई झगड़े हैं या वो प्रॉपर्टी के केसेस हैं, सिविल डिस्प्यूट्स हैं, वो प्रॉपर्टी की बेसिस पे ही जो है वो रेगुलेट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने लड़ाई झगड़ों की बात की। अमरीन, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू आस्क कि आप देखें कि बहनें जो होती हैं, यानी कि वो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी जो है वो भाइयों की मोहब्बत में कुर्बान कर देती हैं। लाइक दे जस्ट थिंक अबाउट कि हम ये कुर्बान कर दे, पैसों को छोड़ो, ज़मीन को छोड़ो, हमारे भाई का दरवाज़ा जो है वो खुला रहे। लेकिन कभी किसी भाई ने अपनी बहन की मोहब्बत में कभी
कभी किसी प्रॉपर्टी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी किसी राइट में कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने तो दे दी हुई है, अभी से दे दिया सबको ना कहीं, इट्स लाइक I think ये बाय एंड लार्ज जो है, देखिए मेजॉरिटी की बात करें ना तो एक्सेप्टेंस नहीं है, as per a एक्सेप्टेंस नहीं report, है। 97% वुमेन ऑफ पाकिस्तान ऐसी हैं जिनको अभी तक उनके इनहेरिटेंस में राइट्स ना मिले हैं, ना कोई पता है कि कभी वो मिलेंगे। इस वजह से डर से नहीं लेती, अगर जरूरत भी हो कि हमारे भाई से हमारे ताल्लुक खराब हो जाएंगे वो दरवाजे बंद कर लेंगे। अमरीन, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? जी अमरीन, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जी अमरीन, आपको आवाज आ रही है? होती है जो मोस्टली इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक आपकी मदर्स, अगर आप बचपन में भी देखें, आपका जो प्रेफरेंशियल राइट होता है वो ही आपका वो अंडरमाइन कर लेते हैं, पहले बेटे को यू नो दे गिव दैट प्रेफरेंस। ये पूरा आपका सोसाइटी का एक नॉर्म है, बड़ा ही टॉक्सिक नॉर्म है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन होता है, यू कैन नॉट क्वेश्चन anyone about your right, वो आप औरत को करने नहीं देते, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की और अपने राइट्स की इंफॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे औरतों के प्रॉपर्टी एक्ट के प्रॉपर्टी लॉ के बारे में बात हो रही थी, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ कि औरतों को अंडर पंजाब एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट के अंदर आपको अदालत नहीं जाना पड़ता, आपको इनफैक्ट ऑम्बड्समैन में जाना पड़ता है, और वहां पे अगर ऑन द फेसिस पे आपको नजर आ रहा है कि आपका हकूक या आपका राइट ऑफ इनहेरिटेंस या आपकी कोई प्रॉपर्टी ले ली गई है, तो वो इंस्टेंटली डीसी के साथ वो जाके आपको कब्जा दिलवा देते हैं। और मैं तो ये खैर बहुत ज्यादा कर रही हूँ, और ये तो डेफिनेटली बहुत आसान कर दिया है हुकूमतों ने टू मेक श्योर कि ये चीज जो है आपको अदालत के थ्रू नहीं देनी पड़ती। हाँ, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं और जहाँ पे बाकी लोग इन्वॉल्व हैं उस पे फिर आप रेफर कर देते हैं अदालतों में, मगर ये जो है ये वाले कुछ जो लॉज जो हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है डिस्पाइट और यू नो द फैक्ट कि बड़ी स्लो इम्प्लीमेंटेशन है और काफी टाइम लग जाता है, मगर आई टेक दिस एज अ गुड मूव टू मेक श्योर कि आपकी जो वुमेन राइट्स हैं उनके ऊपर आप औरतों के लिए आसान बना रहे हैं कुछ चीजें, स्पेशली इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी। अच्छा ये बताइए, जब बात करते हैं हम वालिदैन की, जब वो हयात है तो उस वक्त इतना आसान क्यों नहीं है? वालिदैन अपनी बेटियों को हिस्सा क्यों नहीं देते जब वो हयात है? या अगर तो वो दे रहे हैं, हो सकता है कुछ केसेस ऐसे भी हो जो वालिदैन अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों पे हिस्सा तकसीम कर देते हैं, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी राइट्स हैं, क्या परसेंटेज है, किस तरह से हिस्सा डिवाइड होता है? In all honesty, I'll tell you my example. My father has given all his property in equal shares to both मेरी बहन, मैं और मेरा भाई। ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आपने अपने बच्चों को ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम प्रॉपर्टी देनी है तो आप दे सकते हैं, अगर आपने नहीं देनी तो फिर ऑब्वियसली जो आपका शरई आपका हक है और जो आपका इनहेरिटेंस लॉ है वो फॉरेन ट्वेल हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेशन अकॉर्डिंगली मिलती है। किस फिक्र से हैं वो भी डिपेंड करता है, आपके पास आपका भाई है, इफ अगर भाई है वो फिर अगर आप एक बहन है आपको हाफ मिलेगा, दो बहनें हैं आपको 2/3 मिलेगा, यू नो। सो ये सारी चीजें जो हैं ये एज अ फैमिली आई थिंक बड़ा जरूरी है, पेरेंट्स को देखना चाहिए आई थिंक कि अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है। मैं तो खैर ये कहती हूँ कि बच्चियों के पैसे आप लोग कर्जे ले लेते हैं डावरी वगैरह के लिए और आप जहेज दे देते हैं, आपको चाहिए कि आप बच्ची के नाम पे कोई प्लॉट या कोई फ्लैट अपनी यू नो हैसियत के मुताबिक बच्ची को दे दे। बच्ची को फाइनेंशियली एम्पावर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू के बच्ची जिस घर में जा रही है उसको फाइनेंशियली एम्पावर करें या उसके घर को बेहतर करें। तो आई थिंक ये सारी आपकी पर्सनल चॉइस होती है आपके चिल्ड्रन के लिए। लेकिन अमरीन आपकी बात से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, इशफाक साहब आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह ये बात करी है कि आप अपनी लाइफ में ही दे दें, तो माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, उनको एक अच्छी एक जहेज या जो भी जिसको कहा जाता है उनको गिफ्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं, एंड एट द एंड वो कहते हैं कि हमने आपकी शादी कर दी, आपका यही था, आपको दे दिया है, तो इज दैट बी काउंटेड इन दैट लाइक कैलकुलेशन? देखें आई मीन नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। ये मैंने आपको कहा कि माँ बाप अपनी ज़िंदगी में जो बच्चों पर उनकी वेलफेयर के लिए वेलफेयर के देखें ना आप प्रोटोकॉल्स और उसकी स्टेजेस सेट कर लें। जब आप छोटे बच्चे हैं तो आपका बेसिक वेलफेयर क्या है? आई मीन माइनर जो किड्स हैं बिफोर गोइंग टू द स्कूल इज बेसिकली देयर पैम्पर्स, देयर फूड एंड देयर क्लॉथिंग, ये पहली चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं देन दैट इज़ योर एजुकेशन, देन यू गो टू द कॉलेज, देन वंस अगेन इट इज़ योर एजुकेशन बिसाइड यू नो बेसिक फूड और आपकी जो बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ हैं प्रोवाइड करना, एंड देन यू गो टू द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज़। इट वेरीज यू नो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, financial background, social background, academic background, professional background, priority wise
بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں بنانا چاہتے، بہت سے جو ہے وہ اپنی فائنینشیل کمپلشنز کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے بچے جو ہیں، ان کی بیٹیاں اور ان کے تمام بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. ہم نے بے شمار اگزامپلس دیکھی ہیں. آپ آرمڈ فورسز کے سٹرکچر سے لے کر، پولیس کی بیوروکریسی سے لے کر، پولیٹکس سے لے کر، پروفیشن سے لے کر دیکھیں کہ بہت سی ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں، جن کا فائنینشلی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، ان کے بچوں نے یہ صرف یہاں پہ نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی اسکالرشپس لے کے، یا ماں باپ نے صرف ان کی سوچ یہ تھی کہ ان کے بچے آگے بڑھیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی. اور یہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا. پاکستان میں ہمارے پاس بے شمار ایسے گڈ ایگزامپلز ہیں جہاں پہ خواتین، آپ دیکھیں کہ آپ کی میڈیا انڈسٹری میں اوور ویلمنگ نمبر آف female journalists have now entered the profession in last 10-15 years. So it's a growing good development. تو یہ جو حصے ہیں کہ جو آپ بچے پر خرچ ہیں، یہ آپ کلاسیفائی نہیں کر سکتے کہ جی جو آپ کے میری فوتگی ہونے کے بعد یا میری زندگی میں جو چیز میں اون کرتا ہوں وہ 1 لاکھ روپے کی ہے، 1 ارب روپے کی ہے، یا 50 کروڑ کی ہے، یا 1 کروڑ روپے کی ہے. اس میں چونکہ میں نے اپنی زندگی میں آپ کے لیے یہ سارا کچھ کر دیا اور اب میں آپ کو دینا چاہوں یا نہ دینا چاہوں، وہ once again I would 100% support the opinion of Amreen. یہ it varies from family to family to family to family. Of course. Priorities اور preferences آپ نے اپنے بچوں کے لیے سیٹ کیا کی ہیں. زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حالات ہیں، آپ کے پاس پہلے تو پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے لیے کسی کی پراپرٹی کا ہونا ضروری ہے، اور اتنا ہونا ضروری ہے کہ اس سے کسی کی ویلفیئر ہو جائے. So not all the people in Pakistan have the ability to even distribute a property. ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ان کو بھی آپ لوگ دیکھیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میری رائے میں جو ہے وہ دونوں میڈیوکریٹی اپروچ لینی چاہیے. کچھ اپنی زندگی میں جتنی میکسیمم ویلفیئر کر سکتے ہیں کریں، اور کچھ ان کی سیف گارڈ جو ہیں وہ آنے والی زندگی کے لیے بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے. دیکھیں سے فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی بچے کو چھوٹی عمر میں 18 یا 20 یا 25 سال کی عمر میں سارے پیسے دے دیے، تو ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بچہ اس کو، ٹھیک ہے یہ اس کی پراپرٹی بن گئی ہے، بٹ دیٹ فیمیل اور میل از میچور انف ٹو اسپینڈ دیٹ منی ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم. تو اسی لیے آپ کو بہت سے اس طرح کے سنجیدہ پہلوؤں میں میڈیوکریٹی اپروچ کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ جو ہے کہ کچھ پہلے کچھ بعد میں، اور موقع اور حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے ڈیٹرمن کرنے کے بعد جو ہے وہ اسپینڈ کرنا چاہیے. تھینک یو. لیٹس ٹیک اے کال ہیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عبید الرحمان سلیمانی اپنے بات سے بات کر رہا ہوں. اچھا میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر لڑکیاں جو جاب کر رہی ہوں، نوکریاں کر رہی ہوں، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، بجائے لڑکی سسرال میں رہے یا لڑکے کے ساتھ رہے، لڑکی کی والدہ کی یہ خواہش دیکھنے کو ملتی ہے کہ لڑکا آ کر ہمارے پاس رہے تاکہ ہمارا نظام بھی چلتا رہے اور ساتھ ہماری لڑکی بھی خوش رہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لڑکیاں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، لوگ جہیز کو کہتے ہیں یہ جہیز لعنت ہے، تو لڑکیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہو جائے ان کو حصہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اچھا میں مفتی صاحب آپ کے پاس یہ بات کا اس کا مطلب سوال تھرو کروں گی، لیکن اس سے پہلے مبین میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، منیب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے جہیز کے بارے میں، دوسرا انہوں نے ایک اور ایلیمنٹ شیئر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ پھر سے تھوڑا، کیونکہ ان کی آواز لو آ رئی تھی، انہوں نے جہیز کے بارے میں بات کی. انہوں نے جاب کا ایگزیکٹلی کہا ہے کہ جاب کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے رہ لیں، اس طرح سے رہ لیں. اس حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے؟ مطلب کیا لائک ایک لڑکی جو ہے اس کی جاب جو ہے اگر وہ کر رہی ہے، بعد میں اس کو کہا جائے کہ آپ جاب چھوڑ دیں. دوسرا ایک انہوں نے جہیز والا ایلیمنٹ بھی شیئر کیا. جس طرح میں نے کہا ہے کہ سوشل کنڈیشنز اگر آپ چینج کرو گے تو وی ول ارائیو ایٹ اے سچویشن جدھر شادی سے پہلے ہی لڑکے کو بھی اور لڑکی کو دونوں کو پتہ ہوگا کہ کمانا از ناٹ این آپشن، ہم نے کمانا ہوگا. اور ہم بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اکنامک کنٹریبیوشن بہت ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ ہم کیوں خواتین کے اندر کا جو سا اسکل ہے اور ٹیلنٹ ہے اس کو نہ یوٹیلائز کریں. تو ایک تو یہ میں بڑا انفارچونیٹ ایک سوشل ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہوں کہ ایک عورت نے شادی کر لی، کیا آپ اس کے بعد کام کریں گی یا نہیں کریں گی، کیا آپ جاب کریں گی یا نہیں کریں گی؟ یہ والا سوال کبھی مردوں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ تو آئی بلیو کہ اگر آپ اکنامک انڈیپینڈنس ختم کر دیتے ہو کسی بھی انسان کی، آپ دراصل اس کے پار کاٹ رہے ہو، آپ اس کو ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہو کسی اور کے اوپر.